मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड पीटी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली मेरा पीटी का एक और एग्ज़ाम मैंने दिया 8 जैन को। उस एग्ज़ाम में मैंने क्या कुछ चेंजेस किए थे, क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को करने हैं और क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि हम लेके आए इस बार फिर से। जैसा आप सबको पता है कि जब भी पेपर होता है कुछ नया अच्छा स्कोर आने के बाद कुछ ना कुछ नया हम पक्का करते हैं। तो इस बार जो नया है, जो अच्छा वाला एक चेंज है, वो ये है कि आपकी स्पीकिंग को इतने बड़े से हमने बिल्कुल इतना सा कर दिया, बिल्कुल छोटी सी कर दिया। तो वो क्या चेंजेस हैं इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। बिफोर वी जंप फॉरवर्ड मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी चेंजेस मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सब चेंजेस आप लोगों तक फाइनली पहुंचने के लिए कम से कम 12-15 दिन का समय अभी और लगेगा। मेरे बाद कुछ बच्चे और भी हैं जो अपना एग्जाम देने जा रहे हैं और इसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है, उनमें से एक का तो आ भी गया है, तो हम फिर आपको बता देंगे फाइनली कि क्या कुछ चेंजेस है। हालांकि चेंजेस अभी पता है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कब से करना है, 26 जैन हमने जैसे ऑक्सफोर्ड में डिसाइड की है जो डेट, दैट इज 26 जैन। 26 जनवरी तक हम प्रैक्टिकल में रहेंगे। प्रैक्टिकल्स के बाद जैसे हमने टेस्टिंग फेज से बाहर निकले तो उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन फेज में आएंगे। दैट मीन्स कि हम इन मेथड्स को आप तक लेके आएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये वीडियो जस्ट क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए है। जितने फोन कॉल्स मैं रिसीव कर चुका हूं 2 दिन में, मुझे मेरे ख्याल से पिछले पूरे न्यू ईयर विशेज और मेरे बर्थडे की विशेज मिला के इतने फोन कॉल्स नहीं आए थे। तो वो क्यूरियोसिटी, क्योंकि सब टीम मेंबर से भी पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। कईयों के मन में आएगा कि अगर फाइनल नहीं है तो हमें क्यों बताया जा रहा है, तो रीजन उसका ये है, मैंने क्लियर कर दिया। क्या करेंगे आज की वीडियो में, टॉप से चलेंगे, रीड अलाउड से लेकर और राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक। पेपर में क्या नया था, कैसा पेपर आया, अच्छा, आसान या मुश्किल, और मैंने क्या कुछ उसमें किया। मुझे एक ही मैसेज आता है बार बार सबका कि सर क्या था पेपर में, आपने क्या अलग से किया, कैसा करते हैं पेपर। मतलब सबको ये जानने की इच्छा होती है। कईयों के मन में ये बात भी है, कईयों ने मुझे बताया भी कि हमारे मन में होता है कि अपने अगर साथ में आप मुझे 1 घंटा आधा घंटा साथ में बैठ के हमें समझाओ अच्छे से कि A to Z शुरू से लेकर अंत तक कितने क्वेश्चंस आए थे, आपने क्या किया, कहाँ रुके, कितना अटके, क्या सारा परफेक्ट ही किया था तभी 90 आते हैं, या कुछ गड़बड़ भी की थी आपने, गड़बड़ की थी तो कहाँ पे गड़बड़ की थी, कैसी गड़बड़ थी। तो मैं एक फ्रेंड की तरह से, क्योंकि सबको एक एक करके बताना मुश्किल था, मेरे स्टाफ टीम मेंबर्स को भी नहीं पता अभी तो बहुत को, तो इस वजह से इस वीडियो से मेरे ख्याल से सब तक ये बातें पहुंच जाएंगी। तो पहले शुरू करते हैं, एग्जाम डिटेल से स्टार्ट करते हैं, जहां से मैंने अपना एग्जाम स्टार्ट किया था। सारे खेल शुरू से स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं आपको, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान से इस पूरे खेल को समझते जाना। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो एग्जाम था मेरा, एग्जाम या डिटेल से स्टार्ट करते हैं। 8 जैन को था, 8 जनवरी को एग्जाम था और ये पेपर दोपहर के 12:45 PM पे था। पेपर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक सेंटर है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। इसका एक कारण मैं बता दूं कि यहाँ पे क्यों फिल किया। हालांकि बाराखंबा रोड दिल्ली में मेरा फेवरेट हमेशा से बाराखंबा रोड रहा है, और उसका एकमात्र कारण ये कि वहां पे आना जाना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आप रेलवे स्टेशन से बात करें तो बिल्कुल क्लोजेस्ट आपको जो पड़ेगा वो बाराखंबा रोड है, न्यू दिल्ली। इस बार जब मैं पेपर फिल करने वाला था तो मैंने एग्जाम अपना 6 को फिल किया था, 6 जैन को फिल किया था, 2 दिन पहले फिल किया था। तो मुझे और कहीं पे डेट मिली नहीं इजीली, पंजाब में कहीं भी नहीं था, तो मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि कुछ खास अच्छा था नहीं अंदर। मैं अभी दिखाऊंगा, पिक्स भी हैं 2-4 मेरे पास, तो आप देखना। तो मैंने यहाँ पे मुझे एग्जाम फिल करना पड़ा। एग्जाम, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि पियर्सन का एग्जाम है तो अच्छी जगह पर ही मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक होता 5 स्टार होटल्स और एक होता है एक ऐसा होटल जिसमें आपने 500-100 रुपए में रूम बुक किया हो, तो वो कैसी फैसिलिटीज होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो सेम फैसिलिटीज वहां पे थी। कुल मिला के स्टाफ कोऑपरेटिंग था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि जैसा आप, मतलब ऑक्सफोर्ड की लैब्स में किसी भी जगह पर अगर मैं लैब की बात करूं तो वो कम से कम 15 से 20 गुना बेहतर था जो मैंने पेपर में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जो इक्विपमेंट थे, कीबोर्ड से, उसकी तुलना में। रिजल्ट जो था 1 आवर में मुझे मिल गया। पेपर मेरा अराउंड 2:20 पे मैंने खत्म किया था, 2:15 2:20 पे खत्म हुआ था, और मेरा रिजल्ट जो था 3 बजे के आसपास मुझे मिल गया था, 3:15 बजे। तो फिलहाल एक बार आगे चलते हैं, कुछ सेंटर की मैं इमेजेस आपको दिखा दूं। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज न्यू दिल्ली कैलाश कॉलोनी में ये सेंटर है। आपको देखने से पता चल रहा होगा, संडे था तो मुझे ये पहले तो ये समझ ही नहीं आ रहा था मुझे जाना कैसे है, पर उसके बाद पता चला तो वो छोटा सा स्टेयर्स मेरे ख्याल से आपको पिक में क्लियर दिख रही होंगी शायद, तो वहां से ऊपर जाना था, और ये उसका मेन एंट्रेंस था, ये उस सेंटर का एंट्रेंस था। शायद आपको एंट्रेंस देख के पता चल गया होगा कि क्या करना था, कैसे करना था। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी वहां पे अंदर इतना वो नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। बिल्कुल छोटी सी जगह थी, उसी में ही
उन्होंने 12 कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, पता नहीं कैसे करके उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया पूरा। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक एक करके कि क्या चेंजेस मैंने नोटिस किए इस पूरे एग्जाम में, क्या क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं लेंथ के बारे में। तो एग्जाम की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, खासतौर पर रीडिंग और लिसनिंग की बात करें अगर अपने, तो इन दोनों में हम क्लास में अक्सर बच्चों को बताते हैं कि रीडिंग में 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, लिसनिंग में 14 to 15 क्वेश्चंस तक आते हैं, लेकिन मेरे एग्जाम में रीडिंग में 18 क्वेश्चंस थे और लिसनिंग में 17 क्वेश्चंस थे। बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेंज जो मैंने देखा, रीडिंग में एमसीक्यूज सिंगल आंसर या फिर बात करें मल्टीपल आंसर, तो दोनों के ही 2-2 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैं पिछले 2-3 एग्जाम में नहीं आए। 16 नवंबर 2021 में एक बड़ा चेंज हुआ था, उसके बाद से पिछला पूरा साल 2022 में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 2023 सुनने में आया था कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस ये हैं, लेंथ बढ़ गई है, क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। और ये मैं केवल अपने एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, हमारे स्टूडेंट, मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी, तो मैंने ये स्टूडेंट से भी पूछा, सबने ये कहा कि 2-2 सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर 2-2 मिले हैं। इसके अलावा लिसनिंग में भी जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाईलाइट करेक्ट समरी हो गया या फिर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड हो गया, ये भी 2-2 आ रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी एक आपदा आ गई बच्चों के ऊपर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें करना थोड़ा है तो आसान, टाइम भी बड़ा है। जहां पे रीडिंग में पहले 30 मिनट आते थे, या मेरे पेपर में 38 मिनट्स आए थे। लिसनिंग में भी काफी एक्स्ट्रा टाइम था, 17 मिनट हम अंदाजा लगाते हैं, लेकिन मेरे पेपर में 22-23 थे। मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया, पर काफी अच्छा टाइम था। लिसनिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन करने के बाद भी मेरे पास 5-6 मिनट्स का टाइम बचा हो, लेकिन हर एक एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं तो मेरे पास टाइम नहीं बचता, 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स इतना बचता है। तो ये पूरा खेल था। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक डिटेल में चलते हैं, एक एक करके सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं लिखूं तो ज्यादा इजीली आप देख पाएंगे, तो व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं एक। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो स्पीकिंग में रीड अलाउड जो आए थे, 1 लाइन स्ट्रेटजी मैंने यूज की थी इसमें पूरी तरह से। 1 लाइन का मतलब कि मैंने 8 से 12 वर्ड जो पढ़ने होते हैं, 8 से 15, उन्हीं को पढ़ा था, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत टफ था। मेरे साथ ऐसा पहली बार शायद हुआ है किसी भी एग्जाम में कि मैं खुद पहली लाइन नहीं पिक करके आया। रीजन ये था कि पहली लाइन में ऐसे ऐसे वर्ड्स थे कि मुझे लगा कि मैं इनको प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे मजबूरन दूसरी लाइन, 2 बार ऐसा हुआ कि दूसरी लाइन या तीसरी लाइन से स्टार्ट करना पड़ा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, हालांकि आप देख सकते हैं स्कोर अभी भी 90 है। लेकिन रीड अलाउड ऐसे थे कि अगर मैं पूरा पढ़ता तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा नहीं करता, मतलब मैं फंबल करता कहीं ना कहीं। और काफी बड़े बड़े रीड अलाउड्स आए थे, और पता नहीं, जैसे मतलब मैं 2 जनों को या 2-3 जनों से मेरी जो बात हुई इसके बारे में, मैंने अभी तक आइल्स के काफी एग्जाम दिए हैं, मोर देन 15 सॉरी, और पीटी के भी ये 16th एग्जाम था मेरा। कुल मिला के मैंने 30+ एग्जाम दिए हैं, और इन 30+ एग्जाम्स में से आइल्स और पीटी के मिला के जो मेरा अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम था वो ये वाला पेपर था। इसका कारण बहुत बड़ा वो ये था कि स्पीकिंग में, अभी आगे भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सब कुछ कि क्या कुछ कैसे रहा और कैसे निभाया उन क्वेश्चंस को, मैं ही जानता हूँ वो। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। खैर, तो रीड अलाउड में कुल मिला के मेरे पास 7 क्वेश्चंस आए थे रीड अलाउड के, और 7 में से 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे खुद पहली लाइन को छोड़कर सेकंड लाइन से उठाना पड़ा। एक लाइन ही बोली थी मैंने, ये पहले नोटिस कर लिया था कि 8 से 15 वर्ड यूं ज्यादा ना बोल जाऊं, इतना मैंने ध्यान रखा था। बाकी सब वहां पे कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं ही था। और स्पीकिंग में मतलब जितने में लोगों ने पेपर अपना स्टार्ट किया उतने में मैं रीड अलाउड से आगे बढ़ चुका था। डिस्टर्बेंस ठीक ठाक थी, काफी थी, लेकिन कंट्रोल था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ लैब में भी, तो इसलिए काफी अच्छे से निभा दिया। सेकंड सेक्शन था रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस पेपर में 13 आए थे, और रिपीट सेंटेंस अगर मुझे 20 क्वेश्चन टाइप में से बताना पड़े कि मेरे लिए सबसे मुश्किल कौन सा था, तो वो ये वाला सेक्शन था। रिपीट सेंटेंसेस 9 से 11 सेकंड के अंदाजा मेरा है कि चले थे मेरे पेपर में, और आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ग्रेनेड्स चलते हैं वैसे चल रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पर मैं एक चीज मैंने जो नोटिस की इस बार वो ये थी कि रिपीट सेंटेंसेस में वर्ड्स कंपैरेटिवली इजी थे, मतलब लंबे रिपीट सेंटेंसेस थे, पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मुश्किल वर्ड हो। नॉर्मली रिपीट सेंटेंसेस में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे एकेडमिक और कोरिलेशन, ऐसे मतलब 2-3 वर्ड ऐसे दे देते हैं जो दिमाग से स्किप होते हैं। इस बार ऐसा नहीं था। हाँ, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मैंने स्किप किया। हालांकि मैं ये बता दूं कि 13 में से मेरे ख्याल से पूरा, अगर आप मुझसे पूछें एग्जैक्ट मैंने कितने बोले सर डिट्टो सेम, तो 7 या 6 या 7 बोले होंगे।
बाकी 3 एक ऐसे निकले जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से रिप्लेस कर दिए। 2 ऐसे थे जिनमें मुझे कुछ ही समझ नहीं आया, मतलब कि मैं देख रहा था कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, वो चीज मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि वो किस चीज के बारे में। जो मुझे मोटा मोटा अंदाजा लगा वो ये कहना चाह रहे थे कि कमेटीज में कुछ लोग पैसे इकट्ठे करके और फिर जो सबसे गरीब होता है उसको वोटिंग के जरिए वो ढूंढते हैं और उसको वो पैसे देते हैं। तो कमेटी कौन सी कमेटी, कुछ खास मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चलते हुए लेक्चर के बीच में से, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। और मैं रिपीट सेंटेंस हमेशा सेंस के आधार पर करता हूं, तो इस वजह से वो मेरे लिए तो बिल्कुल सिर के ऊपर से गए। पर उन दोनों में भी मैंने इस बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसने मेरा बड़ा साथ दिया, तो 2 क्वेश्चन ऐसे निकाले। इसके बाद आया डिस्क्राइब इमेज। यहां पे मेरा पहला चेंज जो है वो स्टार्ट होना था। तो डिस्क्राइब इमेज में मैंने केवल 3 to 4 सेकेंड्स में अपना आंसर दिया। पहले ध्यान से सुन लें, 3 से 4 सेकंड का ही आंसर, क्यों, क्या, ये क्या हो गया सर, ऐसे कैसे, ये सब करने से पहले सुन लो क्या है। 3 सेकंड 4 सेकंड का आंसर मैंने रिकॉर्ड किया हर क्वेश्चन में, और मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा था। इस पेपर में मैं फिर से वही चीज को चेक करने गया था जो कि मैंने मई में एक एग्जाम लास्ट ईयर दिया था, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था। लेकिन उसके बाद से मैं दोबारा से इस चीज के ऊपर कार्यरत था, कुछ टेस्ट मैंने किए, स्कोर अच्छा आ रहा था, तो मेरे मन में था कि शायद इससे अच्छा दोबारा आएगा। अभी 7 स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो कि सिरसा ब्रांच से, कुछ अमृतसर से भी हैं, अलग अलग जगह से। तो वो स्टूडेंट्स का भी पेपर है और आने वाले लगभग 2-4 दिन में उन सबका रिजल्ट आएगा। एक का रिजल्ट अभी कल पेपर था, एक का आज भी है 10th को। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं, अभी तक वो उसका पेपर बच्चे का हुआ नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ, 6 बजे पेपर है। तो इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे हमें और अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि क्या ये स्ट्रेटजी सबके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। मैं अभी बताऊंगा 3-4 सेकंड में हमने क्या किया, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि इस बात को ध्यान से सुने। आप सब जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी जगह से हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप सब की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आप सबके अलावा आपके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं जिनके ऊपर वो आपको हमारे पास छोड़ के जाते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें ऑक्सफोर्ड हमारी हेल्प करेगा। ये चीज मेरे मन में एक जो डाउट है, वो डाउट एक्चुअली इस चीज से है कि 1 आवर में मेरा रिजल्ट आ गया, जबकि नॉर्मली 1 आवर में किसी बच्चे का रिजल्ट आज तक मैंने सुना नहीं है। 1 आवर भी नहीं लगे थे, 40 मिनट्स थे मेरे ख्याल से। एक मन में डाउट है जो कि शायद आपके मन में भी होगा, मेरे टीम मेंबर्स के मन में भी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पियर्सन वाले बस केवल क्या करते हैं कि आपका नाम देखते हैं अनमोलदीप सिंह, अच्छा इसके पिछले पेपर में भी 90 थे तो इस बार भी 90 लगा देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। और मैं इस चीज से मना नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि जिस तरह की मैंने स्पीकिंग की थी, अगर मैं खुद अपनी स्पीकिंग को इवेल्युएट करूं तो मैं अपनी स्पीकिंग को 70 से ऊपर स्कोर नहीं दूंगा। रियलिटी तो ये है, लिटरली सही बताऊं, अगर वो 90 था पिछले पेपर में, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल पेपर था, तो अगर 90 आया है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो झोल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं पियर्सन से बात करूं तो पियर्सन का ये कहना है इस बारे में, पहले पिछले पेपर में बात की थी, इस बार तो टाइम ही नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि पियर्सन पीटी में हम आपके हर एक क्वेश्चन को जज नहीं करते, हम ऐसा नहीं जज करते कि रिपीट सेंटेंस एक हो गया, अच्छा ये खराब हो गया नंबर काटो, दूसरा खराब हो गया नंबर काटो, नहीं, हम आपको ओवरऑल पूरी स्पीकिंग को जज करते हैं कि आपकी स्पीकिंग कितनी नेचुरल है। अगर आपकी स्पीकिंग नेचुरल है तो बीच में फंबल भी होते हैं, आप बीच में स्टक भी होंगे, इन चीजों के हम स्कोर नहीं काटते। ये तो नॉर्मल कोई बंदा हिंदी में भी बात करे वो भी तो फंबल होता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बीच में एक दो जगह पे फंबल करूंगा, फिर मुझे एडिटिंग में उसको कट करना पड़ता है। तो हिंदी बोल रहा हूं अभी, तो हिंदी में भी होता है, तो फिर इंग्लिश में तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि बिल्कुल हो सकता है आपसे। तो गलतियों का मतलब ये नहीं कि आपका 90 नहीं आ सकता, पर चलो जो भी है, मैं अभी ये रिवील करूं कि डिस्क्राइब इमेज में 3 to 4 सेकंड्स में मैंने क्या बोला था। तो जैसे एक लाइन ग्राफ आया जिसमें ऊपर टाइटल दे रखा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। सो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ग्राफ है, इसमें ऊपर दे रखा है टोटल इंपोर्ट्स टू यूएसए। यहां पे दे रखा है एक इंपोर्ट है इंडिया से, एक है पाकिस्तान से, और डेटा है 2000 से लेकर 2010 के बीच का, ठीक है, एक रैंडम मैंने टास्क बना लिया। और इंपोर्ट्स जो है वो दे रखे हैं $1 मिलियन में। तो मैं इसको बोलता हूं, कैसे बोला मैंने, स्टार्टिंग एक लाइन की जो हमारे टेम्पलेट का इंट्रोडक्शन है ऑक्सफोर्ड में, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल लाइन ग्राफ अबाउट टोटल इंपोर्ट्स टू यूएसए फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 2000 to 2010 इन $1 मिलियन। ये पहली लाइन हम बोलते हैं, हमेशा वही बोला, और इतना बोलने की बिल्कुल बात, ओवरऑल दिस इमेज वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नेक्स्ट, आई रिपीट,
ओवरऑल दिस इमेज वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नेक्स्ट, बस इतना सा। मे भी आपको लग रहा होगा क्या मजाक है, ये क्या किया आपने, टेम्पलेट 40 सेकंड 30 सेकंड, अब हमें तो सुना 30 सेकंड से ज़्यादा बोलना है। तो मैं जो हुआ मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे करने से नंबर आएंगे, करो सारे भाग के अभी से स्टार्ट करो, नहीं नहीं नहीं। किसको करना है अभी आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, अभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी केवल ये कि मैंने किया क्या, कैसे किया वो समझ लो अच्छे से। डिस्क्राइब इमेज 4 आई थी पेपर में, कोई भी इमेज नहीं आई थी, इमेज आती तो शायद मामला फंसता कि मैं क्या बोलता, लेकिन सारे 2 पाई चार्ट आए थे, एक लाइन थे, एक बार था। चलिए कोई टेक्निकल इश्यू था मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से कंटिन्यू करते हैं, अभी सब इरेज हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्क्राइब इमेज। मैं आपको बता रहा था कि डिस्क्राइब इमेज में मेरे रियल एग्जाम में कुल मिला के कुछ पाई चार्ट्स, कुछ बार ग्राफ और कुछ लाइन ग्राफ ये आया था। तो कोई भी इमेज नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ईजी हो गया था सब कुछ बोलना इसमें। मूविंग फर्दर आगे चलते हैं। डिस्क्राइब इमेज में जो चेंज था मैंने बता दिया। उसके बाद अगला चेंज जो था वो रिटेल लेक्चर में था। रिटेल लेक्चर में मैंने केवल जो भी लेक्चर चल रहा था उसमें से केवल एक ही चीज़ पिक की थी, दैट वाज मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को पिक किया गया था, बाकी कुछ भी पिक नहीं किया था। ये बिल्कुल सेम वही है जो मैंने पिछले एग्जाम में भी किया था। मेरा लास्ट एग्जाम मई में था, तो उस एग्जाम में भी सेम यही चीज़ों को मैंने ऐसे ही लिखा था, ऐसे किया था। तो सब कुछ सेम वही इस बार भी हुआ। तो मेन टॉपिक को कैसे बोला, द लेक्चर वॉज मेनली फोकस्ड ऑन डैश। तो वो जो डैश था उस डैश में मेन टॉपिक आ गया। तो इस बार जो मेरा लेक्चर था वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के बारे में था। पराबैंगनी लाइट कुछ होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट कैसे स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में था। तो द लेक्चर वाज मेनली फोकस्ड ऑन अल्ट्रा, एक ही लेक्चर आया था, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ओवरऑल इट वाज ए वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो इतना बोल के मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो एज यू कैन सी डिस्क्राइब इमेज में भी मैंने 5 सेकंड तक, 3 से 4 सेकंड ही बोले, और रिटेल लेक्चर में तो और भी छोटा था, 3 से 4 सेकंड में ही ये खत्म हो गया था। तो ये मेन चेंज था जो कि मैंने इस बार प्रैक्टिकल हमने किया है। सेम यही चेंज, अच्छा कुछ राइटिंग में भी है वो भी देखते हैं अभी क्या है आगे। सेम यही चेंज अभी कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ने और करना है, कईयों ने, एक ने किया है स्टूडेंट ने, उसका 78 स्कोर है, और अभी और आज भी स्कोर आने वाला है, तो उसका भी देखते हैं अभी क्या रिजल्ट रहता है स्टूडेंट का। तो सबके ऊपर अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर आप सबके लिए भी हम इसको लेके आएंगे। अभी मैं उन बच्चों के लिए कुछ बता दूं जिनके मन में है कि क्या हम भी ये कर सकते हैं, क्या हम भी ट्राई करके देखें या ना देखें। आप अपने रिस्क पे करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप पूरा बोल के, जैसा टेम्पलेट आपको सिखाया गया था, पूरा बोल के भी अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, कंटेंट उठाने में दिक्कत है, तो फिर आप केवल इतना बोल के देखो। कंटेंट तो इसमें भी था, डिस्क्राइब इमेज में भी मेन टॉपिक था, रिटेल लेक्चर में भी मेन टॉपिक था, तो कंटेंट इसमें भी था। और मैं एक बात और आपको बता दूं, हर बार हम हर क्लास में सिखाते हैं कि केवल आपने क्या बोला वो बोलकर, वो देखकर अगर आप इस तरह से जुनून में आ जाएंगे कि मैं करके दिखाता हूं, तो बात नहीं बनेगी। मैंने कम बोला लेकिन मैंने उसको कैसे बोला, व्हाट तो आपने देखा, लेकिन मैंने उसको कैसे बोला ये आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊं। तो जब तक आपको ये नहीं समझ आ रहा तब तक आपको व्हाट करने की या उसको कॉपी करने की कोई कोशिश भी करेगा तो नुकसान खा सकता है। आपके मन में आएगा कि सर आप बोल के, मैंने बोल के दिखा दिया, आप इसको रिपीट करें वीडियो को आपको सुन जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल पोज, ये नेचुरल पोज करके अगर आप बोल पाए तो वो करना। अदरवाइज अगर आप ऐसे करने वाले हैं, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल, ऐसे इतनी तेजी से बोल के और सबमिट करने वाले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप जैसे पुराने मेथड पे आपका चल रहा था उसी मेथड पे आप अपनी कोचिंग जो है वो आगे कंटिन्यू करें, ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू करें। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा सेक्शन जो था वो रीडिंग था। तो रीडिंग में क्या क्या चेंजेस थे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। रीडिंग कंपैरेटिवली, सॉरी राइटिंग, दूसरा सेक्शन राइटिंग था। तो राइटिंग कंपैरेटिवली पिछली बार की तुलना में इजी थी। टास्क जो आया था, एक टास्क आया था कि लार्ज शॉपिंग मॉल्स आर रिप्लेसिंग स्मॉल शॉप्स। तो ये बहुत पुराना, मतलब मैंने जब पीटी की कोचिंग स्टार्ट की थी डे 1 शायद मैंने ये टास्क पढ़ा होगा। तो इसमें फायदा नुकसान वही सेम टेम्पलेट अपने यूज किया था। मैंने 8 बैंड टेम्पलेट में हमेशा यूज करता हूँ, येलो बुक में आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो टेम्पलेट मैंने इसमें यूज किया था। समराइज रिटन टेक्स्ट सिंपल अप्रोच थी मैंने उसमें। अच्छा, समराइज रिटन टेक्स्ट में जो राइटिंग में एक चेंज मैंने आपको बताया था, वो चेंज इस बार मैंने ये किया था कि ऑल्दो और 1 सेंटेंस कोमा दूसरा, मतलब मैंने ये टोटल 35 वर्ड्स हुए थे। 2 आए थे पेपर में, एक बार 35 एक में 39 थे। तो ये दोनों समराइज रिटन टेक्स्ट में केवल 2-2 सेंटेंस लिखे थे, कोई तीसरा सेंटेंस नहीं लिखा था। तो ये भी जल्दी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो ये 2 चेंज हो गए, मैंने आपको 3 हो गए, सॉरी, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एंड एक समराइज रिटन टेक्स्ट में है। इसके बाद शुरू हुई थी रीडिंग। और रीडिंग
बहुत मुश्किल थी पेपर में, मतलब रीडिंग में रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक के मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन उसके आए थे एमसीक्यूज के, 2 क्वेश्चन फिर एमसीक्यूज के आए थे। रीऑर्डर पैराग्राफ के भी 2 क्वेश्चन थे, और पीछे जो बचे हैं 1-2 क्वेश्चन वो आप देख लो, मेरे ख्याल से 4 बचे हैं, वो थे फिल इन द ब्लैंक। 18 क्वेश्चन थे जैसा मैंने आपको बताया रीडिंग में टोटल, तो वो 18 क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से निकल के आए थे, इन सेक्शन से निकल के आए थे। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ये रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन जो थे, ये मेरे ख्याल से इन सब में से सबसे टफेस्ट यही वाले थे, और ये मेरे ख्याल से मेरा अब तक के पीटी करियर का पहला ऐसे एग्जाम था जिसमें मेरे रीऑर्डर पैराग्राफ गलत हुए होंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ मैं अच्छे करता हूँ नॉर्मली, पर इस पेपर में रीऑर्डर पैराग्राफ किसी दूसरी दुनिया के ही थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 4 सेंटेंसेस थे, और चारों सेंटेंसेस ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे। आपके मन में बहुत बार, मेरे मन में भी डाउट आता था कि अगर सब सेंटेंसेस में लिंकर और बैकलॉग दे रखा हो तो फिर पहला सेंटेंस किसको बनाएंगे, है ना। मतलब सब में ही, जैसे सब सेंटेंस में अगर किसी में देयर लिखा है, किसी में इट लिखा है, ये लिंकर बैकलॉग, जिन्होंने पीटी में ऑक्सफोर्ड में क्लासेस लगाई उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। लिंकर एंड बैकलॉग ये जिसमें होते हैं, हम उसको पहला सेंटेंस नहीं बनाते। तो कई बार बच्चे पूछते हैं अगर सर 4 सेंटेंस चारों में ये मिल जाए फिर हम क्या करेंगे। तो उससे बड़ा सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो इस बार मेरे मन में आया कि अगर चारों में ये ना दे रखो फिर हम क्या करेंगे। चारों में दे रखो वो फिर भी आसान होता, जब अगर चारों में लिंकर बैकलॉग नहीं हो ना, दोनों केस में ऐसा था कि चारों में लिंकर और बैकलॉग नहीं था, तो मुश्किल हो गया कि कनेक्ट कैसे करें। कोई कनेक्शन नहीं, कोई वर्ड भी मैच नहीं था दोनों में। तो फिर मीनिंग थोड़ा बहुत जितना मुझे समझ आया उस आधार पे मैंने इनको एडजस्ट किया। दूसरा भी सेम था, रीड अलाउड, सॉरी रीऑर्डर। सबसे आसान ये था रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, क्वाइट इजी, बहुत आसान आए थे। मतलब इनमें से 2 रिपीट थे। अगर आप में से किसी ने, एक तो पिंकर वाला फिल इन द ब्लैंक आता है, तो ये अगर पिंकर वाला आप में से किसी ने किया है तो वो भी रिपीट हुआ था। और एक रिपीट हुआ था जिसमें था कि ऑथर अपनी बुक को नेम जो देते हैं, वो नेम कई बार अच्छा नाम नहीं देते, उसकी वजह से पूरी उनकी मेहनत पे मिट्टी फिर जाती, पानी फिर जाता है। तो इस तरह से था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं इसका। पिंकर वाला तो पिंकर के नाम से है, एपी यूनी पे मिल जाएगा। ऑथर और बुक वाला था, उसमें यह था कि ए मास्टरपीस जो है उसको कैन बी, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय गिविंग इट ए डैश नेम, तो वहां पे डैश पहला फिल करना था। तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा मैंने फिल किया था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये एपी यूनी से रिपीटेड था। रीडिंग कुल मिला के मोर और लेस ठीक थी। रीडिंग में टाइम भी ठीक ठाक मैनेज हो गया था, एक्स्ट्रा टाइम था, और इन पे मैंने ज्यादा टाइम लगाया नहीं, इन पे तो मैंने तुक्के मारे थे, सी पे क्लिक किया था। एमसीक्यू सिंगल आंसर में भी मैंने केवल एक सिंगल ऑप्शन पे टिक किया था, हालांकि पढ़ के किया था लेकिन सिंगल पे टिक किया था, 2 पे टिक मैंने नहीं किया था। इसके बाद लास्ट हमारा जो मेथड आता, सॉरी मॉड्यूल आया, दैट इज लिसनिंग मॉड्यूल। अपनी जिंदगी में जितनी मैंने लिसनिंग आयल्स की है और जितनी लिसनिंग पीटी की है, जो मेरे साथ लंबे समय से हैं, मेरे स्टाफ मेंबर्स भी हैं कई, उनको पता है कि अगर मैं इन चारों में से कभी भी मुझे किसी को चैलेंज करना पड़े ना, तो मैं लिसनिंग में चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि लिसनिंग में मैं हारता नहीं हूं, लिसनिंग में मैं खराब नहीं करता कभी भी, मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है। पर इस पेपर ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मेरी लिसनिंग अच्छी नहीं है, कि मुझे लिसनिंग आती नहीं है एक्चुअली। खेल कुछ इस तरह से था कि समराइज रिटन स्पोकन टेक्स्ट से लेकर एसएसटी से लेकर और अंत तक जहां तक आ सकता था, मतलब कौन सा सेक्शन आता है, एमसीक्यू सिंगल आंसर तक, ये नंबर 5 पे आता है। हर एक सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक को छोड़ के हर एक सेक्शन में वीडियोस आई। बड़ा चेंज पहला तो ये, वीडियो अब बहुत आ रही है, काफी बच्चों से मैंने पूछा, सबके पेपर में वीडियोस आ रही हैं। वीडियो का मतलब ऑडियो लेक्चर की जगह पर एक छोटी सी वीडियो, जिस तरह से मेरी वीडियो आपको साइड में दिख रही होगी अभी इस यूट्यूब में, मैं छोटे से इस वीडियो को मैं एग्जैक्टली अगर उस साइज तक लेके जाऊं जैसा पेपर में होता, तो ये इतनी वीडियो आती है, छोटी सी वीडियो, थोड़ी और बड़ी लगा लें इससे, तो वो वीडियो मेरे पेपर में आई। और हर एक क्वेश्चन में वही वीडियो सेम, मुझे मतलब हर बार नई वीडियो आ रही थी, लेकिन वीडियो देखने को मिल रही थी। वीडियो में एक दिक्कत है कि आप अगर ऊपर देखते हैं, क्योंकि वर्ड्स ऊपर लिखे हुए आते हैं, कुछ वर्ड जो मुश्किल आते हैं ना, तो जैसे मान लो उसने मेरे पेपर में शिजोफ्रेनिया कोई बीमारी है उसके बारे में बताया, तो शिजोफ्रेनिया उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखा। अब मैं शिजोफ्रेनिया को देख रहा हूं तो मैं अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहा कि क्या कीवर्ड क्या था इसका। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, जिसने कभी पीटी की प्रैक्टिस की है या जो अभी कर रहा है वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि आप वीडियो में देखें या फिर आप लिखें, दोनों में से क्या करें ये समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे तैसे मुझे कुछ याद रहा। शिजोफ्रेनिया की स्पेलिंग नहीं याद रही तो मैंने उसका मेन, ये एसएसटी था तो मैंने उसकी स्पेलिंग चेंज की, सॉरी मेन टॉपिक चेंज किया।
इसके अलावा बाकी जो सेक्शंस आते हैं एक एक नंबर के, उन सारे सेक्शंस में मैंने फिर पेन छोड़ दिया और पेन छोड़कर मैंने केवल अपने दिमाग से समझ के उसका आंसर किया। ठीक ठाक हो गया। लेकिन ये पहला ऐसा पेपर मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें मेरे पास फिल इन द ब्लैंक आया हो FITB, उसमें 4 वर्ड आए हो और 2 वर्ड ऐसे हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सुने नहीं है। वो वर्ड क्या बोल के गया मुझे पता ही नहीं चला। 2 बार ऐसा, एक में एक ऐसा हुआ और एक में 2 वर्ड ऐसे। तो 2 फिल इन द ब्लैंक आए थे, उन दोनों में एक में 1 वर्ड नहीं समझ आया, एक में 2 वर्ड समझ नहीं आए। जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी वर्ड छूट जाए। मैं क्लास में भी पहले चैलेंज करता था कि आप मुझे 500 क्वेश्चंस करवाएंगे ना तो मैं 500 के 500 क्वेश्चन में एक भी वर्ड जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव था कि वर्ड्स वही आते हैं जो हमने सुने होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, मेरे ख्याल से 60 वर्ड होंगे जो कि उसने बोले और मेरे ख्याल से 14 सेकंड से 15 सेकंड में वो खत्म कर गया। मतलब इससे पहले कि आप समझ पाए कि क्लिक हुआ भी है कि नहीं हुआ, बटन क्लिक हो गया कि नहीं हुआ, इतने में वो लाइन खत्म करके जा रहा था। फिर मैं पीछे भाग रहा हूँ। मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि शायद कि स्पीड वगैरह का तो नहीं, इसमें 2.5 पे चला दी जैसे किसी ने। तो फिर थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, अपने आप को काम डाउन किया और मैंने समझा कि ऐसा नहीं चलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पहला ऐसा पेपर था कि मैं उसके साथ साथ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड को सिलेक्ट नहीं कर रहा था। मैं पहले याद कर रहा था कि क्या बोला और फिर मैं सारा पढ़ के मैंने देखा कि अच्छा ये भी बोला, ये शायद नहीं बोला था। मैंने ऐसे तुक्के मारे तो एक में 3 मिले, एक में 5। पहला वाला इजी था, उसमें 5, दूसरे में तो मैंने तुक्का मारा तो 3 मिले। छोटा था वो, तो इसलिए मैंने ऐसे पहले सारा सुना, जैसे आप रिपीट सेंटेंस को सुनते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन को। उसने इतनी तेज बोला कि पहले सुना और फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के उसमें से क्लिक किया। राइट फ्रॉम डिक्टेशन 4 आए थे, 3 अच्छे थे, 3 में तो इजी था। एक तो था केमिस्ट्री बिल्डिंग इज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ द क्या कहते हैं उसको, स्कूल की क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री को, कुछ ऐसा था। तो एक ये था। उसके अलावा एक था कि शोर, साउथ शोर पे है कुछ मिलता है, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट। एक जो था वो बड़ा मुश्किल था, वो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया, अभी भी नहीं पता मैंने क्या लिखा उसमें। तो मेरे ख्याल से उसमें 12 वर्ड थे और मुझे उसमें 3 वर्ड समझ आए थे। एक तो विदाउट था, एक था कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसे मतलब मुश्किल वर्ड थे और बाकी कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या था। तो जब मैंने पेपर सबमिट किया था, आई होप्ड कि मेरा अगर इस बार 80+ आ गया ना तो चमत्कार होगा, पर 90 ईच आया। कारण मैं फिर वही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है जो आप लोग सोचते हैं, जो मैं सोचता हूँ वही हो, और मैं दुआ करूंगा कि वही हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि लिटरली अगर ऐसा है तो फिर ये फेयर एग्जाम नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि फेयर तब होगा अगर आप हर बच्चे को चेक किया जाए और उसको देखा जाए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये वीडियो बिल्कुल भी मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा, नो डाउट इसके लिए पीटी के पास बहुत अच्छा जवाब है। वो ये है कि आप नेचुरली बोलते हैं इसलिए हम आपको स्कोर देते हैं। मेरे मन में जो बात है वो ये कि मैं एक पेपर और अभी फिल करता हूँ जनवरी में। 20-22 दिन तो मैं रुकूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक मिथ है, ये मेरे मन में भी है कि 20 दिन तक तो स्कोर अपना रिपीट ही होता है। तो 20 दिन रुक के मैं पेपर और दूंगा जिसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, फिर देखते हैं कितना स्कोर आता है। अगर कुछ भी नहीं बोलने से भी 90 आ गया तो फिर तो प्रूफ हो जाएगा कि देखो आप तो सबसे बड़े ठग हो गए, फिर तो आप कुछ भी नहीं बोलने पर भी आप स्कोर दे रहे हैं। तो ये भी हम करने वाले हैं, अभी सुन रहे हो, और पक्का मजाक नहीं है, सच्ची ये करने वाले हैं, प्लानिंग है हमारी। तो आप सबके लिए क्या कुछ इस पूरी वीडियो से निकल के आता है, मैं एक बार पूरी बात को सम अप करता हूँ। सबसे पहला कि हमने कुछ नए चेंज किए हैं। उन चेंज में सबसे बड़ा है कि डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर में अब आपको केवल 5-5, 4-4 सेकंड बोलना है। ये चेंजेस वेरीफाई हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स और पेपर दे रहे हैं। मैंने एग्जाम दिया, मेरे मन में डर था, तो मैंने कुछ बच्चों से जिन्होंने पहली बार पेपर देना है, और मैं भी अभी किसी दूसरे एक नई आईडी बना के उस पर भी मैं एक पेपर करके देखता हूँ कि क्या स्कोर आता है। हालांकि ऑफिशियल मॉक टेस्ट में, पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में, देखो पीटी की आईडी तो मेरी है लेकिन ऑफिशियल मॉक टेस्ट मेरा नहीं होता, मैं अलग अलग आईडीज पे ऑफिशियल मॉक टेस्ट देता हूँ। तो ऑफिशियल मॉक टेस्ट में मैंने पाया कि मैं एक लाइन बोल रहा था रीड अलाउड में, एक लाइन बोल रहा था डिस्क्राइब इमेज में, और एक लाइन बोल रहा था रीटेल लेक्चर में। और मैंने पाया कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी मुझे 88-89 तक स्कोर इन्होंने दिया है। इसका मतलब कि ये ट्रिक काम तो करती है। आई एम 99% श्योर कि ये काम करती है। मैं जो आपसे बार बार कह रहा था ना कि मेरे को उम्मीद थी 80 नहीं आएंगे, मेरे कम आएंगे, वो इसलिए नहीं कि डिस्क्राइब इमेज में एक लाइन बोली थी, इस पे मुझे पूरा भरोसा था। वो मैं इसलिए कह रहा था कि पेपर बहुत औखा आया था, मेरे से बना ही नहीं, बात उतना मजा नहीं आया रिपीट सेंटेंस में, और लिसनिंग में और रीडिंग में भी कुछ खास अच्छा नहीं था। तो उस डर से मैं कह रहा था कि 80 नहीं आएंगे या 80 से कम आएंगे। बाकी डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर आई एम 99% श्योर कि अच्छा स्कोर आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उस बात की पुष्टि और बच्चे भी कर रहे हैं एग्जाम देके।
आप तक भी इसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको भी। अब बात करते हैं कि और जो पॉइंट्स हैं कि कई बच्चों का जिनका पेपर अभी इसी वीक में है, अगले हफ्ते में है, क्या हम भी चेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने पहले 2 या 3 पेपर दे रखे हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर रखा है और आपको स्कोर नहीं मिला और आप एक ट्राई और करना चाहते हैं, तब आप ये मेथड यूज करें। मैंने बता दिया कैसे करना है। लेकिन अगर आपको लगता है आपका पहला एग्जाम है और आपको लगता है कि मैं वैसे भी ठीक ठाक कर रहा हूँ, मेरे गुरुली पर, TCY पर 62, 64, 68 तक आ रहा है, तो फिर पंगा ना लें। फिर आपका स्कोर ओवरऑल बहुत अच्छा आएगा। इसके बिना भी रीड अलाउड में 1 लाइन हमेशा से काम करती आ रही है, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और प्रूफ है स्कोर। अगर आप मार्कशीट, इससे बड़ा प्रूफ तो मैं दे नहीं सकता, ये रहा। तो अगर आपको लगता है कि उसके अलावा कुछ और आसान काम हो सकता है डिस्क्राइबिंग विद रिटन लेक्चर, तो बिल्कुल है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा। आप लोग अपने जो कंसर्न वहां पे टीम मेंबर्स हैं पीटी में, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबके साथ कॉन्टैक्ट है। और अगर जैसे ये चेंज होता है तो इवन मैं खुद नेक्स्ट वीक से मेरा प्लान है कि हर सिटी में, हर ब्रांच में 2-2 दिन जाके और ये सब चीजें इंप्लीमेंट करके आएंगे साथ में। तो आप सबसे मिलने का सून मौका मिलने वाला है। फिलहाल एक बार इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से जितने डाउट थे या जितनी चीजें शायद मैंने किसी अपने सगे को नहीं बताई होंगी, किसी दोस्त को नहीं बताई, किसी स्टाफ मेंबर को नहीं बताई, उतनी बातें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता था, कुछ याद भी नहीं है मुझे खास। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ रह गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसका रिप्लाई आपको कमेंट्स में ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये वेरीफाई होगा तो एक और वीडियो हम इस पे अपलोड कर देंगे कि क्या चेंजेस हैं और कैसे उनको इंप्लीमेंट करना। अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया रिटेल लेक्चर का मेन टॉपिक कैसे उठाना है, क्या करना है, वो सब कुछ नहीं है इसमें। तो वो सब चीजें आने वाली वीडियो में हमें मिल जाएंगी। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, होगी गड़बड़ है ना, चलिए कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।